दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पंचायती राज का क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमारा लगभग 7-8 वीडियो करीब हो चुका है। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें आधुनिक स्वरूप पंचायतों का और पंचायत का इतिहास और संवैधानिक उपबंध। ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक जो हमारा शुरू होने वाला है आज, पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन और कहाँ से पैसा आता है और कार्य कहाँ से संचालित होता है। ठीक है। तो जब पैसा किसी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम पैसे की आवश्यकता है, तो ये देखेंगे कि वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाता है पंचायतों में। ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या कोई महत्वपूर्ण तथ्य वहां पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है। और आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राम आईडी, वहां पे मैसेज करेंगे आप जुड़ सकते हैं। उसमें हमारा पूरा जो भी नोट्स हैं उसमें डाले जाएंगे, साथ साथ यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स भी डाले जाएंगे, और साथ साथ में हम 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट वहां पे डालने की कोशिश करेंगे। और जो भी मार्केट में अवेलेबल टेस्ट होंगे, जो भी नए नए पेपर से पहले आएंगे, उनको हम वहां पे अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज हम वित्तीय प्रबंधन की बात करने वाले हैं, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां से सीरियल वाइज क्लास चलाई गई है। ठीक है। तो अब देख रहे होंगे कि पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ये ब्लर है, इसको हम सही करके पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन इस समय आप इसको मैनेज करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन की बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे है पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन। अब वित्तीय प्रबंधन में इसके स्रोत क्या क्या है। ठीक है। पंचायतों को पैसा इकट्ठा करने का स्रोत क्या क्या है, तो इसमें 2 स्रोत आते हैं। कौन कौन से स्रोत? एक तो आपका हो गया पंचायत कर। ठीक है। पंचायत कर। और दूसरा क्या होता है? अन्य स्रोत। ठीक है। अब पंचायत कर क्या होता है? ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित कर, मतलब ग्राम पंचायत जो लगाती है वो पंचायत कर हो गया। और अन्य स्रोत में आता है 280 के अनुसार, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग द्वारा आदि और दिया गया कर। ठीक है। तो अन्य स्रोत में क्या होता है कि अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब कि कुछ कुछ अनुदान अन्य स्रोत के रूप में पंचायतों को देती है। ठीक है। अब हम पहले सर्वप्रथम बात करने वाले हैं अन्य स्रोतों की। ठीक है। तो अन्य स्रोतों में क्या दिया हुआ? देखिए, अन्य स्रोत के तहत आपको अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग के सिफारिश पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 280 के अनुसार। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि पंचायतों को देखो, पंचायतों को कर राजस्व वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाया है। ठीक है। तो ये राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वो पंचायतों को कर राजस्व वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून का बनाया है। ठीक है। कानून बनाया है। ठीक है। कि जिससे पंचायतें कर वसूल कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका ये तो आपको बता चुके कि अन्य स्रोत क्या क्या है। अब दूसरा क्या कहते हैं? पंचायतों का स्रोत क्या है। ठीक है। तो पंचायत का स्रोत क्या है? देखिए, अब मतलब पंचायत का खुद का स्रोत भी है ना। तो देखिए, पंचायत का स्रोत क्या है? यह एक स्थानीय सरकारी निकाय है जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कर लगाती है। ठीक है। तो स्थानीय निकाय है जो, जैसे कि अगर एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत क्या में जितने लोग हैं उनसे वो कर वसूल कर सकती है। ठीक है। अब बी वाला पॉइंट क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अब इसमें अनेक प्रकार के कर में कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो कर है आपका भवन कर, मतलब हाउस कर, मतलब आपका जितना भी ग्राम सभा है ग्राम पंचायत के अंदर यह एक प्रकार का वार्षिक कर है। देखिए, सबसे ज्यादा पूछ सकता है आपको कि जो भवन कर है वो किस प्रकार का कर है, तो ये किस प्रकार का कर है? वार्षिक कर है, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। पंचायत द्वारा निम्न भवनों पर कर नहीं लगाया जाता। अब देखिए, ये तो मतलब कि ग्राम सभा के अंदर जितने भी घर हैं उनके ऊपर ग्राम पंचायत चाहे तो कर को आरोपित कर सकती है। ठीक है। ये वार्षिक कर लगाया जाता है। लेकिन कुछ भवन ऐसे भी होते हैं ग्राम सभा के अंदर जिनके ऊपर ग्राम पंचायत कर नहीं लगाती है। अब वो कौन कौन से भवन है? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ शैक्षणिक इमारत, मतलब कोई स्कूल हो या छात्रावास हो, सार्वजनिक भवन हो, पुस्तकालय हो या अस्पताल या कोई मंदिर हो, तो उसके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये है जो आपको याद करना है, पूछ लेगा कि पंचायतों द्वारा लगाया गया भवन कर निम्नलिखित में से किस कर का उदाहरण है, तो आपको दे देगा अर्धवार्षिक कर, वार्षिक कर, मासिक कर, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना होगा वार्षिक कर का उदाहरण है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको बता चुके हैं, पहला वाला पेज थोड़ा सा कुछ ब्लर था तो उसको हम बदल देंगे, इसको जो पीडीएफ डालेंगे तो आपको उसको सही पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं, पहला तो हमने भवन कर देख लिया। अब दूसरा होता है मेलों पे कर, मेला कर। ठीक है। तो ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर लगाए गए मेलों पर व्यापारियों या दुकानदार द्वारा ग्राम पंचायत कर लगा सकती है। ठीक है। अगर देख रहे हैं कि आपके ग्राम सभा में कोई मेला लगता है किसी विशेष प्रयोजन से, जैसे कि शिवरात्रि के दिन लग जाए, या कभी कभी देखिए ऐसे विभिन्न त्योहार होते हैं जब मेला लग जाता है, तो वहां जो दुकान लगाएंगे उनसे ग्राम पंचायत कर लेगी वहां दुकान लगाने के लिए। ठीक है।
मेले में, ठीक है। अब तीसरा कर कौन सा है? बाजार कर। बाजार कर मीन्स निजी बाजार पर ग्राम पंचायत द्वारा कर वसूला जाता है, जैसे भोजनालय, बूचड़ खाना या गोदाम। जैसे बाजार कर क्या है, देखिए जैसे ग्राम सभा के अंदर अगर किसी ने बूचड़ खाना खोला, मतलब कि मतलब कि बूचड़ खाना मीन्स कि जो मीट उट काटने का सेल्टरिंग वाला सेल्टर हाउस, और या भोजनालय या कोई होटल वगैरह है, या कोई गोदाम है, मतलब कि कोई खाद का गोदाम हो गया या सीमेंट का गोदाम हो गया, तो उसके ऊपर ग्राम पंचायत कर का अधिरोपण कर सकती है, ठीक है, कि क्योंकि वो उस ग्राम पंचायत के अधीन है। अब देखते हैं वाहन कर। अब देखिए वाहन कर क्या है? प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत के भीतर उपस्थित या उपयोग में ली जाने वाली वाहनों पर ग्राम पंचायत कर। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वाहन कर, ठीक है। अब वाहन कर के ऊपर ग्राम पंचायत चाहे तो लगा सकती है, लेकिन देखिए अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कोई लगाता नहीं है, लेकिन ये जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो रूल बुक है उसके हिसाब से ग्राम पंचायत चाहे तो अपना ओन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो कर लगा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वाहन कर के बाद शौचालय कर, ठीक है। तो पंचायत द्वारा साफ किए गए निजी शौचालयों के लिए मालिक द्वारा कर वसूला। जैसे देखिए पंचायत की गाड़ी हो, ठीक है, कोई निजी शौचालय हो और पंचायत की गाड़ी आए और उसको साफ कर दे, तो उसके लिए वो कर तो लेगी ही लेगी, तो वही है शौचालय कर, ठीक है। अब जल कर। अब देखिए अगर नगर निगम में देखिए तो कर लेते हैं जल कर वगैरह, लेकिन देखिए पंचायतों में अभी इसका मतलब इसको लेते नहीं है, वास्तविक तौर पर तो नहीं लेते हैं इसको, ठीक है, लेकिन अब किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जल कर के तहत अब देखिए जल कर लगा सकते, जैसे जल आपूर्ति योजनाएं, पेय जल आपूर्ति योजनाओं की रख रखाव के लिए लागत के अनुसार कर का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अगर कोई टंकी बनी और तो उसके साफ सफाई के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए भी कर लगाया जा सकता है। नए घरों या भवनों के निर्माण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए अलग से ग्राम पंचायत द्वारा कर लेने का अधिकार है, मतलब कि इसके लिए ग्राम पंचायत कर लगाने के लिए अधिकार है, ठीक है। अब पशुओं की खरीद एवं बिक्री पर कर, ठीक है। देखिए ग्राम पंचायत द्वारा पशुओं जैसे घोड़ा, ऊंट, भैंस, गाय, बकरी या गधा आदि के खरीद पर बिक्री पर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से ऐसे नहीं पूछेगा कि पशु कर क्या है, इसमें आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अपने स्वयं के कर का साधन नहीं है, ठीक है। तो आपको दे देगा पशुओं की खरीद में कर, दूर संचार पर टावर का कर, उसके बाद दे देगा जीएसटी, और एक ऑप्शन दे देगा कि मेलों पर कर। तो आपको लगाना होगा जीएसटी नहीं है, ठीक है। बाकी का और तीनों ग्राम पंचायत के स्वयं के कर लगाने के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। अब जो होता है आठवां क्या है? दूर संचार टावर पर कर, ठीक है। जैसे कोई किसी ग्राम सभा के अंदर अगर कोई एक टावर लग जाता है किसी भी, तो उसके ऊपर भी ग्राम पंचायत चाहे तो कर लगा सकती है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए अगर किसी ग्राम सभा के अंदर रेत के लिए नदी, खादान स्थलों पर लगाया गया कर, जैसे किसी ग्राम सभा के अंदर कोई नदी है, वहां से बालू निकाला जा रहा है, रेत निकाला जा रहा है, या कोई खादान है तो खादान से कोई कुछ भी निकाला जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ग्राम सभा चाहे तो अपना कर का अधिरोपण कर सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10वां पॉइंट है आपका, पत्थरों के लिए पहाड़ी खादान स्थलों पर कर लगाया जा सकता है, जिसका उपयोग भवन निर्माण, जैसे कहीं पथरीली जगह हो, कोई पठारी जगह हो, वहां से पत्थर निकाला जाए भवन निर्माण के लिए, तो उसके ऊपर भी ग्राम पंचायत कर का अधिरोपण कर सकती है, ठीक है, अगर चाहे तो, ठीक है। अब एकदम 11वां नंबर है आपका प्रकाश कर, ठीक है। प्रकाश कर मीन्स सार्वजनिक सड़क, शौचालय, भवन के लिए प्रकाश कर लगाया जा सकता है यदि ऐसी कोई प्रकाश व्यवस्था का कार्य पंचायत द्वारा किया गया हो। जैसे देखिए क्या होता है कि प्रकाश कर के अंदर क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर ग्राम पंचायत किसी एक, जैसे बंजर भूमि होती है ना, जो ग्राम समाज की भूमि होती है, अगर उसके ऊपर सोलर प्लांट ढेर सारा लगवा दे, ठीक है, और उसके बाद वहां से सब पूरे गांव वालों को वो लाइट का वितरण करे, सप्लाई करे, तो उसके ऊपर वो कर तो लगाएगी, क्योंकि वो देखिए लगवाई हुई है सारा सोलर पैनल, तो अगर लाइट ना रहने पर वो सप्लाई कर रही है सबके घरों में लाइट, बिजली का, तो उसके ऊपर वो कर का अधिरोपण कर सकती है, ठीक है। तो वही है प्रकाश कर आपका, ठीक है। अब इसमें आपका पूछ लेगा कि ऐसे सीधे पूछेगा ग्राम सभा का कौन सा कर, ग्राम सभा द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, उस हिसाब से आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। देखिए कर की बात चल रही है तो राज्य वित्त आयोग की बात तो जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग ही निर्धारित करता है कि राज्य सरकार पंचायतों को और नगर निगम को कितना कर देगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो हम राज्य वित्त आयोग का बात करने वाले हैं,
ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं, इसको थोड़ा स्पीड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन किससे हुआ है? 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया है इसका। ठीक है, और यह एक आदेशात्मक उपबंध है। ठीक है, आपको बताया था ना पिछले कि स्वविवेकी और आदेशात्मक उपबंध क्या होता है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो 243 के आई या झा में किया गया है। तो इसको अनुच्छेद 243 के आई या झा में किया गया है, इसको याद करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार सभी राज्य के लिए 5 वर्षों में नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, वर्ष 1993 में देखिए, वर्ष 1993 में ही प्रत्येक राज्यों में राज्य वित्त आयोग गठित किया जा रहा है। ठीक है, तो 1993 से ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका गठन कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सदस्य इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, अब अन्य सदस्यों में कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, अध्यक्ष तो पता है, अन्य सदस्यों में कौन कौन हो सकता है? तो प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। देखिए, सदस्य कितना रहेंगे इसकी अधिकारता राज्य विधानमंडल के पास है कि वो वित्त आयोग में कितने अपने सदस्य को रखे। ठीक है, अब संरचना क्या होती है? यही संरचना इसकी है। इन सदस्यों में योग्यता के निर्धारण अर्थात संरचना का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा, अगर इनकी योग्यता क्या रहेगी सदस्यों की, तो इनका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल कर दिया। ठीक है, अब कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, अब राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है? अब देखिए, कार्य देख लेते हैं इनका। तो पहला कार्य क्या है आपका? कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार करता है। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार करता है। राज्य की संचित निधि से पंचायत को अनुदान देता है। ठीक है, तो राज्य की संचित निधि से पंचायत को अनुदान देना। ठीक है, तो ये दोनों कार्य हैं, मतलब कि 2 कार्य इसके हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुधार करने का प्रयास करता है और राज्य की संचित निधि से वो अलॉट करता है पैसा कि कितना पंचायतों को पैसा दिया जाएगा, कितना नगर निगम को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यूपी राज्य वित्त आयोग की। ठीक है, तो यूपी राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन इसका हुआ 1994 में। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 1994 में हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जैसे भारत में हुआ था ना, केसी योगी अध्यक्ष थे, तो ऐसे ही प्रथम वित्त आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 1994 में हुआ। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष आपके थे, प्रथम अध्यक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है भालचंद्र शुक्ला। ठीक है, तो आप लोग याद से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि भालचंद्र शुक्ला नाम है। ठीक है, अब द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका टी.एन. धर। और तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सैयद अली ताहिर रिजवी, मतलब तीसरे वित्त आयोग के। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो इस समय आपका छठवां मतलब 2021 में गठन हो गया है, लेकिन कुछ कारणवश अभी उसका संचालन नहीं हुआ। लेकिन इस समय पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू किया गया है। ठीक है, अब तीसरा का अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अली ताहिर रिजवी। चौथे वित्त आयोग का अतुल कुमार गुप्ता। पांचवें वित्त आयोग का पांचवा वित्त आयोग जो वर्तमान में लागू है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा। ठीक है, आनंद मिश्रा पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और छठवां वित्त आयोग क्या है? तो छठवां वित्त आयोग 2021 में गठन होना था, पर किसी कारणवश अभी उसका कार्य संचालित नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम पांचवें वित्त आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पांचवें वित्त आयोग को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना है कि पहले वित्त आयोग में कौन था और द्वितीय वित्त आयोग में कौन है। ठीक है, तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष आपके भालचंद्र शुक्ला है। ठीक है, तो ये आ सकता है। ठीक है, जैसे केसी योगी है ना, कि केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी योगी पहले है, तो इसी तरह से भालचंद्र शुक्ला। और ये पांचवा वित्त आयोग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पांचवा जो वित्त आयोग है वो वर्तमान वित्त आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा है। ठीक है, अब हम पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पांचवी वित्त आयोग में क्या इसका गठन कब हुआ? तो गठन 2015 में हुआ। रिपोर्ट दिया कब? तो रिपोर्ट दिया 2018 में। इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा है। ठीक है, अब लागू सिफारिशें लागू कब हुई? तो इसकी सिफारिशें लागू हुई हैं आपकी 2020 में। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। गठन कब हुआ? 2015 में। अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा। लागू कब हुआ? 2020 में। रिपोर्ट कब दिया? 2018 में। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? तो पंचायती राज संस्थानों को धन के अंश का वितरण। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों को धन के अंश का वितरण किया गया। जनपद वार धनराशि का विभाजन। ठीक है,
तो जनपदवार देखिए इस वित्त आयोग ने, देखिए इस वित्त आयोग ने कैसे किस तरह से पैसों का धनराशि का आवंटन किया उसको देख लेते हैं। जनपदवार धनराशि का आवंटन 90% जनसंख्या के आधार पर पैसे का आवंटन किया गया और 10% क्षेत्रफल के आधार पर पैसे का आवंटन किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि पांचवें राज्य वित्त आयोग ने जनपदवार धनराशि के आवंटन में कितने परसेंट जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया है? तो 90% जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल के आधार पर पैसे का आवंटन किया है। अब दूसरा पॉइंट आपका है कि ग्राम पंचायतों को सर्वाधिक धन प्राप्त करने का सिफारिश, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि 90% जो जनसंख्या के हिसाब है और 10% क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन्होंने बोला कि अगर पंचायतों को पैसा भी देना है तो ग्राम पंचायतों को सर्वाधिक धन प्राप्त किया जाए, ठीक है। सर्वाधिक धन ग्राम पंचायतों को दिया जाए, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है कि 40% धन पंचायतों को प्राप्त हो और 60% धन निकाय को। अब देखिए क्या हुआ है कि जो 100% धन है, 90% धन जनसंख्या और 100% 10% जन क्षेत्रफल के हिसाब से, तो टोटल 100% हुआ। अब इन 100% में से ग्राम पंचायतों को कितना मिलना है? जैसे पंचायतों को, देखिए पंचायत और नगर निगम दो चीजें हैं ना, नगर निकाय और पंचायतें हैं। देखिए 40% धन केवल पंचायतों को मिलना है और 60% धन आपके नगर निकाय को मिलना है। तो पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग ने कितने परसेंट धन पंचायतों को देने का बात कहा है, ठीक है। तो कितने परसेंट? 40% धन, 40% धन पंचायतों को और 60% धन नगर निकायों को देने की अनुशंसा की है, ठीक है। तो अब पंचायतों को प्राप्त धनराशि का बयान, अब कहां पे इसका बयान होता है इसको हम पढ़ लेते हैं फटाक से, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो पंचायतों को प्राप्त धनराशि का बयान कहां क्या होता है, इसको आप लोग याद करना है कि कितना परसेंट नगर निकाय को मिलेगा और कितना कितना पंचायतों को। तो पंचायत को 40%, नगर निकाय को 60%। तो व्यय कहाँ होता है, मतलब कि जो पैसा आता है पंचायतों को कहाँ कहाँ व्यय किया जाता है। तो देखिए स्ट्रीट लाइट में व्यय कर सकते हैं, शासकीय मकानों भवनों के रखरखाव में व्यय होता है इसका, इन भवनों पर विद्युतीकरण पेय कर, खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ में किया जाता है इसके पैसे का। पंचायतों के सड़कों के निर्माण में, देखिए पंचायत की सड़कों के निर्माण में इस पैसे का खर्च किया जाता है। पेयजल योजनाओं का निर्माण करना, हैंडपंप लगवाना, इस सब में पैसे का व्यय किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट के लिए, जैसे अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाए अपने ग्राम सभा के, उसका प्रबंधन करने के लिए। अंत्येष्टि स्थलों की बाउंड्री बनाने के लिए, अंत्येष्टि स्थल मीन्स कि शमशान या कब्रिस्तान बनाने की, उनकी बाउंड्री बनाने के लिए। ग्राम विद्यालयों में अवस्थापना सुधार, मतलब ग्राम विद्यालय जो है उनमें बेंच की व्यवस्था कैसे हो, बेंच की व्यवस्था रहे, ब्लैक बोर्ड बढ़िया रहे या व्हाइट बोर्ड बढ़िया रहे, मतलब बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ये सब करना यही है ग्राम विद्यालय में अवस्थापना सुविधा है, ठीक है। गौशालाओं के निर्माण में, इनका उपयोग आप गौशालाओं के निर्माण में भी कर सकते हैं, निराश्रित पशुओं के लिए। किसी परिवार के आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 10वां पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे और इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। किसी परिवार के आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न भुखमरी या शिकार ना हो जाने, इसके लिए 1000 रुपया प्रतिमाह पंचायत द्वारा देने का प्रावधान है। मतलब अगर कोई एकदम अत्यंत गरीब है और एकदम भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है तो पंचायत चाहे तो खुद से अपने पास से अपने बजट से 1000 रुपया प्रतिमाह, 1000 रुपया उसको मतलब कि उसके भरण पोषण के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। कितना ये पूछेगा कि ऐसा कर सकती है पंचायत की नहीं, लेकिन ये कर सकती है। 10वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग एकदम अत्यंत ध्यान देंगे, ऊपर वाला चाहे दें चाहे ना दें, ठीक है। अब 11वां पॉइंट देखें, ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11वां पॉइंट आपका क्या है, परिवार से बीमारी, अगर कोई परिवार है बीमारी से ग्रसित है पंचायत द्वारा, तो पंचायत द्वारा 2000 रुपए का देने का प्रावधान किया गया। अगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है कोई, वो दवाई नहीं करा पा रहा है, तो पंचायत चाहे तो 2000 रुपए का अनुदान अपने पास से दे सकती है, ठीक है। अगर वो भुखमरी से जूझ रहा है तो 1000 रुपया दिया जा सकता है, और अगर मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, बीमारी से ग्रसित है, तो 2000 पंचायत अपने पैसे दे सकता है, वो किसी से बात करने की उसको जरूरत नहीं है राज्य सरकार वगैरह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, असक्षम परिवार में मृतक व्यक्ति के अंत्येष्टि कार्य हेतु 5000 रुपया देने का प्रावधान। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को एकदम बढ़िया से देखना है, ठीक है। बाकी का और ऊपर वाला आप देखें चाहे ना देखें, लेकिन नीचे के तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब क्या है कि अगर असक्षम परिवार है, देखिए कोई परिवार है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई मृत हो गया है, उसके घर का कोई सदस्य मृत हो गया है तो उसकी अंत्येष्टि कर पाए, उसको जला पाए, ठीक है, मतलब तो क्रियाक्रम कर पाए, ठीक है, अंत्येष्टि में
अंत्येष्टि में, तो उसके लिए पंचायत 5,000 देने का प्रावधान है। मतलब कि 5,000 रुपया पंचायत अपने पास से दे सकती है कि लो ये पैसा और जाओ अपना इनकी अंत्येष्टि कर दो। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे आप पैसा जो निम्नलिखित जो ऊपर बताया गया उसका वहां पैसा पंचायत व्यय कर सकती है। ठीक है, अब इसके आगे है कि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तो कहाँ कितने रुपया कहाँ से स्वीकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से जो कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसका लगभग 3-4 वीडियो आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और ज्यादा वीडियो बड़ा वीडियो करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखेंगे, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप से बीपीओ के भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको सारे यहाँ ये पंचायती राज के नोट्स मिलेंगे, साथ साथ यूपीजी के और कंप्यूटर के भी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे मिनिमम 10 मॉक टेस्ट और ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे कि 20 मॉक टेस्ट भी डाले जाए। ठीक है, तो आप हमारे उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।